185, 186. So we have to report for that. और disclosure requirement also they have many कम करना है. That the number of party, amount involved, and 186 का सबसेक्शन 7 ये बोलता है यदि कोई कंपनी लोन देती है तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. कितना है सर वो? तो बैंक रेट सब जगह जहाँ पर भी जितने भी सेमिनार में पूछो सब बैंक रेट बोलते हैं. 185 में सर बैंक रेट है, 186 में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का. और बैंक रेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड इज डिफरेंट. सो इट विल बी सेफर if you give loan from 9% to 12%, because generally it is 9% से के आसपास ही 8%, 9%, 9 से 12 के बीच में तो it will be safer. Now disclosure requirement is minimized. This is what I am pointing out. इंटरनल कंट्रोल के रेस्पेक्ट में आगे हम लोग केवल गुड्स जो कंपनी सोल्ड करती थी उसी के रेस्पेक्ट में रिपोर्ट करते थे. नाउ सर्विसेज हैज आल्सो बीन. आई डोंट थिंक सर इफ इट इज आई डोंट थिंक आई थिंक सर इट वाज नॉट. एनीवे लेट अस मूव टू ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट. आगे हम लोग केवल CLB का जो ऑर्डर था उसके ऊपर में ही रिपोर्ट करते थे कि वेदर इट हैज बीन कंप्लाइड विथ और नॉट. नाउ किसी भी कोर्ट का ऑर्डर यदि हुआ तो वेदर दैट हैज बीन कंप्लाइड विथ और नॉट वी हैव टू RBI, कंपनी लॉ एक्ट बोर्ड, स्टैट्यूटरी ड्यूज के रेस्पेक्ट में वैट एंड सर्विस टैक्स हो गया था वो इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया. नाउ ये क्लॉज जो है सेम है सर पुराने कंपनी एक्ट में भी और नए कंपनी एक्ट में, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इनहेरेंट चेंज है. वो चेंज क्या है वर्ड सेम पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इनहेरेंट चेंज है विच इज इम्पैक्टिंग अस. वो चेंज क्या है? इफ somebody can tell me if he has not attended my earlier seminar. फ्रॉड के रेस्पेक्ट में आई एम सेइंग फ्रॉड के रेस्पेक्ट में आगे हम लोगों को जो रिपोर्ट का क्लॉज था और जो अब रिपोर्ट का क्लॉज है सेम, बट देयर इज इनहेरेंट चेंज. व्हाट इज दैट चेंज? दिस इज आई एम आस्किंग. So what he is saying, he is not saying fraud under this clause. He is saying something different which is already in my slide. What his point is, यदि auditor in the course of his audit, यदि material और non material item का fraud डिटेक्ट करता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा. एंड आई विल फर्दर ऐड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में ये आ गया है, क्लॉज इंक्लूड हो गया है जो उन्होंने बताया होगा कि फ्रॉड का एक लिमिट MCA प्रिस्क्राइब करेगा बाय वे ऑफ रूल. उसमें यदि ये बोलता है कि कंपनी का
10% ऑफ द टर्नओवर से नीचे का फ्रॉड रहता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉन मैटेरियल फ्रॉड। ऐसा यदि आता है, आई एम जस्ट गेसिंग, सो इट इज 10% इज द लिमिट। 10% से ऊपर वाला जो फ्रॉड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके जो नीचे वाला फ्रॉड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए सेपरेट फॉर्म्स हैं। और ये फ्रॉड, दिस इज अदर पॉइंट, और दिस इज कवर्ड इन अदर एक्शन विच इज पॉइंटिंग आउट, और जो मैंने बाय वे ऑफ माय कमेंट में लिखा है। हम जिस चेंज के लिए बात कर रहे हैं वो ये फ्रॉड का डेफिनेशन है सर। आप इसको गौर से देखेंगे, इसमें ओमिशन भी कवर्ड है, और साथ में यहाँ पे ये लिखा हुआ है whether or not there is any wrongful gain or loss has been derived by the जिसने फ्रॉड किया है। यदि ओमिशन होता है that is also fraud। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिपोर्ट करते हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल्स ऑफ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड दैट इज एन ओमिशन that may amount to fraud, and penalty is 1 lakh to 25 lakh with separate provision to have dinner। आपका ऑडिट फीस 5,000 रुपया हुआ, हो सकता है 1,000 हो, और आप उस कंपनी में लिस्ट नहीं, और फिर फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन होता है उसको, सो ऑडिटर विल बी कॉट इन दिस सेक्शन। सो दैट इज वेरी डेंजरस दिस डेज। आपने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं किया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, you may be in problem। So omission is also fraud, और वो लोग आपको फ्रॉड कर सकते हैं। दिस इज द थिंग आई एम स्ट्रेसिंग। सो वी शुड नो क्या प्रोविजंस आएंगे। सर उस रिपोर्ट में हम लोग ये भी लिखेंगे कि वी हैव ऑडिटेड बाय फॉलोइंग the standard of auditing, the company has complied with all the provisions of the act, means Companies Act। all the provisions means Companies Act का सारा provisions, सारा रूल, सारा नोटिफिकेशन, सारा सर्कुलर, वो रिपोर्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट का क्या प्रोविजंस है। हम लोगों को we also have to report वो हम लोगों को मिलकर प्रिपेयर करनी पड़ेगी सर। वेरी वेरी वेरी। सो नाउ now I am saying कि कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजंस द कंपनी हैव फॉलो। यदि एक भी प्रोविजन नहीं फॉलो किया है एंड यू आर नॉट रिपोर्टिंग ओमिशन, यू आर हेल्पिंग फॉर फ्रॉड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन फॉलोड। एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो हुआ है एंड यू आर नॉट रिपोर्टिंग, it may come it may amount to fraud। रिपोर्ट में डिस्क्लेमर रिपोर्ट भी लगा नहीं, वो फॉर्मेट्स वी विल डिस्कस। नाउ दीज आर द क्लॉजेस जो डिलीट हो गया है, तो हम लोग देखेंगे भी नहीं इस नए कारों में। clauses which is retaining as it is।
इन्वेंट्री, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर भी डिपॉजिट का डेफिनेशन चेंज है सर, सो देयर इज द इनहेरेंट चेंज। सारा चीज के रिविजन हम लोग होते हैं। नाउ this paragraph we will write, then we will give the comment on that. Six formats the ICI had approved in December. What are these six formats? One is regarding, first is unmodified opinion, जहाँ पे हमको देना है अनमोडिफाइड ओपिनियन मीन्स जो स्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, मीन्स आई एम एग्रीइंग विथ व्हाट इज स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इफ यू आर गिविंग, you are agreeing with what is in the financial statement in all respect, and if you have to report on internal financial control that is required for listed company and that is mandatory from next year, so maybe ये पहला वाला फॉर्मेट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर से फॉलो करेंगे। सेकेंड, I am agreeing with what is there in the financial statement, and जहाँ पे internal financial control का reporting is not required. The third is जहाँ पे हम लोग qualified opinion देंगे and which is not quantifiable and which is both is quantifiable not quantifiable. Adverse opinion and disclaimer of opinion. The six formats जो एक फोल्डर में हमने दिखाया था, they all these are there. Then the CFS consolidated financial statement, इसका दो फॉर्मेट्स है जो सेपरेट फोल्डर में मैंने दिखाया। हम लोग इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी फॉर्मेट्स भी सिमिलर हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है। इसमें आई विल कवर क्या पॉइंट्स है जो वी शुड टेक इनटू अकाउंट, क्या चेंजेस हैं, आई विल कंसंट्रेट ऑन दैट ओनली। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। सर कैश फ्लो पे भी विल कमेंट बिकॉज दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दे आर इंक्लूडिंग द वर्ड कैश फ्लो। कंपनी का जितना ब्रांचेज है, दे आर सेइंग company's branches at the location of the branches we have to give. फिर जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वाला क्लॉज रहता था, ये भी है। देन इसमें एक चीज और नोट करने का है, रिपोर्ट ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन वर्ड जो यूज किया हुआ है, यदि कंपनी का कोई सब्सिडियरी कंपनी है तब तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज करेंगे रिपोर्ट में, और यदि कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं है तो ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। इससे सब क्या होगा कि रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि ये वर्ड है तो समझ जाएगा कि कंपनी का कोई सब्सिडियरी भी है, एंड देयर इज, सो you will accordingly interpret. So independent company है, you will write report on financial statement. हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? We have taken into account the provisions of the act. Act means क्या? Companies Act or all applicable act which are any law which is applicable on the company. Companies Act, all law, all applicable law. कुछ स्पीकर्स का है ये इंटरप्रिटेशन, all applicable law. बट मेरा जो ओपिनियन है उसका मैं रीजन भी दूंगा। कंपनीज एक्ट ही है मेरा ओपिनियन। क्यों? इस लाइन को यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑफ द एक्ट, तो ये किस कौन सा एक्ट है? कंपनी एक्ट है।
कंपनीज एक्ट ही, ऑल एप्लीकेबल एक्ट मेरे ओपिनियन में नहीं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को के ऊपर में इफ वी आर रिपोर्टिंग देन वी विल यूज फॉर्मेट 1 एट यहाँ पे आया फॉर्मेट 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में रिपोर्टिंग ही डिफरेंस है और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग कौन सी कंपनी को करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी को। सो we are not reporting on internal financial control। हम लोग की यदि कोई नॉन लिस्टेड कंपनी है प्लस लिस्टेड भी है तो इस साल ऑप्शन है, अगले साल से मैंडेटरी होगा। सो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मेट। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को हम लोग पूरा ही इग्नोर करेंगे और वी विल सी की कंपनी में कंट्रोल है कि नहीं है? The answer is we will see कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। क्यों? Because on that basis यदि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है तो रिस्क कम है और हमारा सैंपल साइज छोटा होगा। सो यहाँ पे we are writing कि we are not reporting on internal financial control although, but we have taken that internal financial control factor into account while assessing our risk, but not for the purpose of expressing opinion, as we are not using format 1 but we are assessing it. This is what we are reporting. Opinion तो always true and fair है, नहीं तो बोलेगा दूसरा ले जाएगा। ठीक है, लेकिन we have to safeguard ourselves first, नहीं तो डिनर का ऑप्शन हो सकता है। नाउ ये क्या है? हम लोग फॉर्मेट 2 यूज कर रहे हैं। फॉर्मेट 2 में we are agreeing with the client. What is this emphasis of matter paragraph? Can anybody say what is this emphasis of matter paragraph? क्या है ये सर? सर ये है यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को इतने बड़े नहीं नहीं, यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को अगर चेंज करता है तो मटेरियल है तो उसमें। सो व्हाट दे आर सेइंग, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 200 नोट्स हैं, से 200 नोट्स आते हैं और उसमें 2 नोट्स ऐसे हैं जो बहुत वाइटल हैं, जो बहुत वाइटल हैं। सो ऑडिटर का क्या इंटेंशन है? ऑडिटर इज एग्रीइंग विद दोस 2 नोट्स आल्सो। उस 2 नोट्स से भी ऑडिटर एग्री करता है, लेकिन वो 2 नोट ऐसे हैं जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसीजन लेने में मदद करेंगे एंड इट इज अफेक्टिंग। सो व्हाट ही इज डूइंग, वो तो ये जानता है कि वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 200 नोट्स नहीं देखेगा। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ इंसर्ट करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और उसमें ये बोलता है कि ये चीज इस नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है और मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये बहुत वाइटल मैटर है, आप इसको थोड़ा देख लो व्हाइल टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एनी टाइप ऑफ डिसीजन। सो फॉर विथ सच पर्पस a separate paragraph the auditor can insert, और यहाँ पे वो बोलेगा please look in this note 1।
कंपनी के एक कंपनी है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी लॉ सूट फाइल की हुई है जिसका आउटकम पेंडिंग है, नंबर 1। नंबर 2, और क्वांटिटी में देयर आर मेनी लॉ सूट्स हैज बीन फाइल्ड, आउटकम इज आल्सो अनसर्टेन एंड इट इज वी आर अनेबल टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑल्सो, कितना इफेक्ट करेगा। तो हो सकता है उस कंपनी, वो कंपनी है 10 करोड़ की नेटवर्क की, उसके अगेंस्ट में 1000 करोड़ का डिमांड आ जाए, या 100 करोड़ का या 10 करोड़ का डिमांड। तो ऑडिटर एक नोट में ये बोल रहा है कि ये बातें इस नोट में है, आप उसको थोड़ा देखिए। And my opinion is not modified, that is, I am agreeing what is there. हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो हम लोग ब्रांच का ऑडिट नहीं करते हैं बड़ी कंपनी के केस में से, उसके लिए दूसरा ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर ऑडिट करते हैं। अब हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि हमने कितने ब्रांचों की ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने की है, जो हमारी कंपनी के टर्नओवर का इतना पार्ट है और इतना एसेट कंप्राइज करता है, उसका डिटेल भी है। एंड आई एम एग्रीइंग विद द ऑडिटर, सो उसने यदि कुछ गोची किया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा आ गया। सो वी हैव टू सर लैंग्वेज कैसे चेंज कर रहे हैं आगे हम लोग, वी हैव टू राइट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, बट आई डोंट फाइंड स्ट्रेंज टू सी द लैंग्वेज व्हाई दे आर सेइंग वी हैव sought and obtained the information. So how minutely they are going, please I just wanted to that to your attention, come to your attention. But I don't know कि इससे क्या चेंज हो रहा है, what is the change? There is no change. आखिर हम लोग obtain sort करेंगे तभी तो obtain होगा, and when we are writing obtain, then why this short word is coming? Why? What is the practical purpose? That I don't know. But how minute they are to select the language, that is I want to see. डिस्क्वालिफिकेशन का जो कंपनीज एक्ट में, पुराने कंपनीज एक्ट में प्रोविजन था, वह दैट वाज एप्लीकेबल फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। विद दैट बैकग्राउंड वी हैव टू रिपोर्ट दैट नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड। सो हमको MCA साइट में जाना पड़ेगा, वहाँ टिन नंबर देख के ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है, उसको लेके फिर उसका हर कंपनियों का सर्च मारना पड़ेगा कि उसने 3 साल का अकाउंट सबमिट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज 3 साल का कंटिन्यूअस अकाउंट और एनुअल रिटर्न कंपनी ने सबमिट किया है कि नहीं किया। और आप केवल MR पे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे सीमित नहीं रह सकते अपने आप को, आपको जाके ये चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपर्ली। Certain sum are required to be transferred to Investor Education and Protection Fund। शेयर एप्लीकेशन के लिए भी
आ गया था एक बार। हम लोगों ने रिप्लाई किया, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दे हैव टू रिपोर्ट कि वेदर द कंपनी इज ट्रांसफरिंग टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड द फंड विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। So we have to report on that. Exemptions. ये पढ़ना वाला मिल गया। आई थॉट कि थोड़ा सा मैंने ठीक है, नहीं पढ़ना वाला है, चलेगा। एग्जेम्पशंस टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये 1 साल पहले पार्लियामेंट में एक नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश हुआ था। हम लोग वेट कर रहे थे कि ये आए। The very vital question which is asked by everybody कि कौन से दिन से ये एप्लीकेबल है। सर 5 जून से तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उस दिन से तो एप्लीकेबल होगा ही, और उसी भी उस पर डिफर नहीं कर सकते। जून तक यदि कोई बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है, 6 मई तक यदि कोई बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है, उसको 30 दिन के अंदर का फाइलिंग का रिक्वायरमेंट था। और यदि 30वां दिन भी एग्जेम्पशन आ गया, सेक्शन में ये बोला हुआ है कि 30 दिन के अंदर उसको फाइल करना पड़ेगा। 30वां दिन भी यदि एग्जेम्पशन मिल गया तो फाइलिंग का रिक्वायरमेट नहीं है। सो स्टैट्यूट, जिससे आरओसी भी डिफर नहीं कर सकता, 6 मई तक का कोई बोर्ड रिजोल्यूशन है, 6 मई या उसके बाद का, that are not required to be filed as far as MGT 14 is concerned. As far as other provisions are concerned, और MGT 14 का रिजोल्यूशन जो आगे का है, safely we should file by paying the penalty, additional fees not penalty, यदि वो 300 दिन के अंदर का है from the date of filing. Otherwise there is a clause for mandatory, because they are using the word shall, so they will issue the so cause notice, and accordingly after reply there are chances, if they are not satisfied with your reply, and there are even chances that even if they are satisfied with the reply, they can impose minimum penalty to maybe to harsh you, maybe to harsh you. I am not saying compulsory, maybe. Sir, what was the scheme of law जब जो कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले कमेटियां फॉर्म हुई थी, उनके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है
कि स्कीम ऑफ लॉ इज कि एक कंपनीज एक्ट आएगा और उसके बाद में एग्जेम्पशन दिया जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। सो इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर वाज टू गिव some privilege to the private company and to not to keep private limited company at par with other company. So intention of lawmaker is quite clear. They want to give privilege to the private limited company. If there is some procedure delay and they are themselves for their delay, private limited company are not getting benefits. Why should private limited company be deprived? In my opinion, there are certain English laws जिसमें उन्होंने जो अमेंडमेंट हुआ है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोर्ट ने स्वीकार किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ फेयरनेस। इन माई ओपिनियन, इफ वी गो टू द कोर्ट, आरओसी का प्रोसीजर हो गया, देन हायर वी गो टू, इफ वी गो टू द कोर्ट, देन देयर आर हाई चांसेस they will say this type of things should be effected retrospective only and benefits should be given to the private limited company on the date that provisions come into effect. But we should not take the risk as far as possible. We should file by paying the additional fees because वो जो एक्टिविटी है उसमें जो अपना रिसोर्सेज लगेगा और जो इफोर्ट लॉस होगा उससे बढ़िया हम फाइल करते हैं। The question is, private limited company wants to forgive the exemption. He do not want to take the exemption. क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा कर सकती है कि आरओसी बोलेगा नहीं तुमको ये बेनिफिट लेना ही लेना पड़ेगा? The answer is these are the special privilege granted by the statute, and if private limited company wants to forgo that benefit, they can do that. इस नोटिफिकेशन में ये लाइन लिखा हुआ है कि ये जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, इसी सेक्शन में ये एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, उसमें यदि शेयर होल्डर का कोई इंटरेस्ट है, कोई राइट है, उसको प्रोटेक्ट करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि यदि किसी प्रोविजन में एक शेयर होल्डर को ये राइट दिया हुआ है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और 2 साल तक डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ तो उसका डिविडेंड का उसका इक्विटी शेयर होल्डिंग का राइट मिल जाएगा। दीज आर द बेनिफिट गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उस सेक्शन से यदि एग्जेम्प्ट कर दिया तो ये राइट से एग्जेम्पशन नहीं है। प्राइवेट कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका शेयर होल्डर को ये राइट मिले। एक सेक्शन में ये लिखा हुआ है 160 कि 14 डेज का नोटिस चाहिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, and proposal can be made by the member. So proposal का right
मेंबर को दिया हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये नहीं बोल सकती है अपने आर्टिकल में कि प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। हाँ, वो ये जरूर बोल सकती है कि प्रपोजल कैन बी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर। और मेंबर लिखने से वो राइट मेंटेन्ड हो गया। We will discuss when we will discuss in detail the relevant provision. 7 benefits, total 16 benefits दिए हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हर जगह, बहुत जगह ये बातें लिखी हुई है कि इफ आर्टिकल सो प्रोवाइड्स, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स। सो आर्टिकल में यू हैव टू प्रोवाइड, you have to alter the article to take that benefit. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? कैन एनीबडी से? कोई बोलिए, ट्राई कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को वी हैव टू अप्रूव, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? एनीबडी कैन ट्राई? एक बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए, एक बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए, बोर्ड में पास हुआ कि इस रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन होगा और उसमें डिसइंटरेस्टेड फोरम भी होना चाहिए। ये प्रोविजन है। होल्डिंग कंपनी के साथ में यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है और सब्सिडरी कंपनी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दीज कंपनीज आर, एसोसिएट कंपनी के साथ में होता है या फेलो सब्सिडरी, दैट इज होल्डिंग कंपनी का कोई सब्सिडरी है उसके साथ में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दे आर द रिलेटेड पार्टी। सो वी हैव टू फॉलो द 188 का प्रोविजन। 188 का प्रोसीजर क्या है? एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है, से 10% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते थे और एसोसिएट के साथ जो ट्रांजैक्शन होते थे उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट से रिप्रेजेंटेशन गया। नाउ दे आर सेइंग कि यदि सब्सिडरी के साथ में, होल्डिंग के साथ में या होल्डिंग की सब्सिडरी के साथ में या एसोसिएट के साथ में कंपनी ट्रांजैक्शन करती है तो 188 का प्रोसीड्यूर नहीं फॉलो करना पड़ेगा। सर, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि अनरिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन जो इस तरह से करते हैं उस तरह से कर सकेंगे। सो कोई सेल या परचेज का ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ में कैसे किया जाता है? जस्ट ओवर फोन, बाय बिल वगैरह कुछ भी अदर प्रोसीजर वी डोंट हैव टू फॉलो। सो आप वैसे कर सकते हैं इनके साथ में ट्रांजैक्शन। वो सेपरेट है बट वी डोंट हैव टू फॉलो। If you are disclosing the things, then if as a corporate governance, if you are disclosing the things, you are even passing the board resolution, that is better. As a corporate governance, you are passing the board resolution, that is separate thing. But you are not required to do. That is the thing I want to point out. So. एक ऑडिट कमिटी का अप्रूवल इन सर्टेन केसेस, दिस इज द प्रोसीड्यूर, बोर्ड रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। नाउ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। सेक्शन 43 और 47 से भी एग्जेम्पशन आया है। सर 43 क्या है? 43 इज काइंड्स ऑफ कैपिटल।
काइंड्स ऑफ कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट वाला शेयर, इससे एग्जेम्पशन आया है। सर व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट का कुछ ऐसा शेयर इशू कर सकती है जिसमें डिसोल्यूशन के समय उन शेयर होल्डर का डिफरेंट राइट होगा। है कि कंपनी 20 साल से ज्यादा का पीरियड का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। उस सेक्शन से एग्जेम्पशन नहीं आया है, सो वो सेक्शन को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसा नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में दे कैन इशू सच टाइप ऑफ शेयर्स कि उनका वोटिंग राइट डिफरेंट है उस शेयर्स में, इस टाइप का शेयर्स दे कैन इशू। बट व्हाट दे आर सेइंग, if memorandum or article so provides, this is very vital, so you have to amend the article और उसमें ये लिखना पड़ेगा कि कंपनी कैन इशू एनी काइंड ऑफ इक्विटी शेयर या कंपनी कैन इशू एनी शेयर। यदि ये लिखा हुआ रहेगा then only you can take the benefit, और आर्टिकल यदि आप वैसा ही रहने देते हैं so you will not be able to take benefit. 47 is in respect of voting right, that has also been added. Right issue. Right issue में से 1 जून से राइट ऑफर खुला हुआ रहेगा। सर ये ऑफर कब तक खुला हुआ रह सकता है? या तो ये 15 जून तक खुला हुआ रह सकता है या 30 जून तक। क्यों? ऑफर पीरियड कैन बी फ्रॉम 15 days to 30 days, एनीथिंग द बोर्ड डिसाइड। सो बोर्ड ये डिसाइड कर सकती थी कि ऑफर पीरियड, ये ऑफर 1 जून से 15 जून तक खुला हुआ रहेगा, ये डिसाइड कर ली, या 1 जून से 20 जून तक रहेगा, ये डिसाइड कर ली, या बोर्ड ये डिसाइड कर ली कि 1 जून से 30 जून तक रहेगा। लेकिन इसमें जो है टाइम का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था। नाउ दे आर सेइंग इफ प्राइवेट कंपनी टेक अप्रूवल ऑफ 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स, then they can reduce this period to say 1 day. So 1 जून को ऑफर खुला और 2 जून को बंद हो गया, ऐसा हो सकता है। एक पॉइंट। अब 1 जून को यदि ऑफर खुलेगा तो 3 दिन पहले कम से कम हमको रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल से शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाय सेंडिंग द ऑफर लेटर, कम से कम 3 दिन पहले। और ये पर्सनल डिलीवरी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल डिलीवरी कर देंगे तो हम लोग बैक डेट में साइन करवा के ले लेंगे, लोग जानते हैं। सो दे आर सेइंग कि ईमेल करो या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, कम से कम 3 दिन पहले भेजना पड़ेगा। दिस वाज द रिक्वायरमेंट। नाउ they are saying you can reduce it, so you can reduce it by 90% majority. This is the super majority. हम लोग इस एग्जांपल में आते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड है, ए और बी 95% शेयर्स होल्ड करते हैं और बाकी के 5% शेयर होल्डर्स कुछ कंपनियां होल्ड कर रही हैं जो 18 हैं से। द क्वेश्चन इज 90% मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? 90% in number or value? In my opinion, we should while drafting the such type of resolutions and everything, we should comply with 90% value also. Otherwise इस वाले केस में क्या होगा कि बाकी के जो 5% शेयर होल्डर हैं, जो 15 या 18 हैं, वही यदि अप्रूव कर दिए तो काम हो जाएगा।
So such type of construction should not be allowed. Private limited company can buy its own shares. बाय करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है कि उसको अपना पेड अप कैपिटल कम करना है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. इसका एक प्रोसेस है कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज लेंथी, कोर्ट का अप्रूवल चाहिए. दूसरा प्रोसेस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो अपना ही शेयर बाय कर ले और उसको राइट आउट कर दे. सो दे आर सेइंग दे आर एक्सेम्प्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू बाय उसी कंपनी का शेयर provided the following three conditions are satisfied. इसको इस सेक्शन को हम लोगों को सेक्शन 185 के रेस्पेक्ट में भी पढ़ना है. 185 रेस्पेक्ट के 185 में क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन ग्रांट लोन टू इट्स रिलेटेड पार्टी से डायरेक्टर्स एंड अदर्स से आई एम सेइंग से रिलेटेड पार्टी. उसका भी एग्जेम्पशंस आएगा. उसके लिए क्यों ही सिमिलर कंडीशन है. क्या 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा जिसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन ग्रांट लोन टू इट्स डायरेक्टर और टू अदर पर्सन इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. 3 कंडीशंस है. उसके सारे शेयर होल्डर नॉन कॉर्पोरेट होने चाहिए. दिस इज कंडीशन 1. सर ये प्रोविजन जो है ये हमको बेनिफिट लेने से 185 का बेनिफिट लेने से रोक रहा है क्योंकि इंडिया में 8.5 और 9 लाख कंपनियां हैं. उसमें मेजर कंपनीज के शेयर होल्डर में कोई ना कोई कॉर्पोरेट तो मिल ही जाएगा. और प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है उसका आप किसी दूसरे को बायबैक करा के करें क्योंकि उसके लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ मनी in their file. So this clause is abstracting practically to take the benefit of this section as well as section 185. Example 1 ये वाला. प्लीज रीड दिस और मेरे को बताइए क्या होगा. सर पहला कंडीशन है कि उसमें कोई कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए. इन हुज शेयर कैपिटल नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी. यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने लोन दिया है तो द क्वेश्चन इज उसका शेयर होल्डर्स तो इंडिविजुअल्स हैं तो क्या वो बेनिफिट ले सकता है. द आंसर इज यस, ही कैन टेक द बेनिफिट. लोन यदि किसी कॉर्पोरेट ने दिया है तो हमको वो नहीं देखना है, हमको शेयर होल्डर देखना है. दिस इज माय इंटेंशन टू से 1. नाउ दिस ये वाला एग्जाम्पल. बेनिफिट नहीं मिलेगा. एक भी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा. नाउ नेक्स्ट कंडीशन 2. यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक हमारी जो प्राइवेट कंपनी है से 5 लाख इज द पेड अप कैपिटल एंड 1 करोड़ इज द शेयर प्रीमियम. दे आर सेइंग ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल. इससे ज्यादा आप नहीं लोन दे सकते टू रिलेटेड पार्टी. 185 वाला पार्टी. सो 5 लाख का यदि पेड अप कैपिटल है और सारे के सारे शेयर होल्डर इंडिविजुअल भी हैं तो हम 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते. हो सकता है उस कंपनी का नेटवर्क 5 करोड़ है. सो दिस इज द अदर प्रैक्टिकल
रिस्ट्रिक्शन क्यों सर? बिकॉज पेड अप कैपिटल का डबल से ज्यादा नहीं दे सकते हैं सर। इसमें क्या कर सकते हैं, इन एक्सट्रीम केस वी कैन इशू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। सो इफ वी आर कैपिटलाइजिंग इट, हमारा पेड अप कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो हमको यदि 1 करोड़ इनका देना है और इसको रेज करके 50 लाख तक कर लें, पेड अप कैपिटल को 5 लाख से 45 लाख से और बढ़ा लें, 45 लाख का यदि बोनस शेयर इशू कर दें और तो ये वाला एग्जांपल। So 5 लाख इज द पेड अप कैपिटल, 1 लाख इज द पीएल का बैलेंस और जनरल रिजर्व का बैलेंस। 6 लाख से डबल 12 लाख से ज्यादा वी कैन नॉट डू। कैसे हम लोग कर सकते हैं? बाय इशूइंग द बोनस शेयर एंड कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट दैट इज थर्ड पॉइंट। इसका फोन यदि स्विच ऑन है तो काइंडली स्विच ऑफ कर देना। अदरवाइज वो वीडियो दिखेगा। Now इस clause में private limited can accept the loan from members up to 100% of paid up capital and free reserve. So हमारे केस में 5 लाख is the paid up capital of the company और 1 लाख is the free reserve. So हम मेंबर से 6 लाख रुपया तक का लोन ले सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। हमारी कंपनी की नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए, हम केवल 6 लाख तक का लोन ले सकते हैं विद सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। इसमें भी यदि हमको लेना है और हम यदि बोनस शेयर इशू कर देते हैं, पेड अप इंक्रीज कर देते हैं, तो हम मेंबर से यदि सारा का सारा कैपिटलाइज कर दें तो 5 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। तो 5 करोड़ हो गया पेड अप कैपिटल। लोन फ्रॉम मेंबर्स 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए लोन फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट, 10 करोड़ इज द लोन फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट एंड दैट इज अलाउड। Loan from body corporate is exempted deposit. While calculating any limit, we will ignore it blanket. While calculating any limit, we will ignore it. आप उस डायरेक्टर के रिलेटिव को मेंबर बनाइए, उसके बाद लोन लीजिए। या so you are talking about an existing loan which were taken before 1/4/2014 or yeah, whatever the date, that 13 September, whatever the date is. If it has been taken under the old act, you must have shown this in the DPT code, and I am sure that you had repaid it till now. If you have not repaid, अभी भी 21 मार्च के डेट का 3 महीना तक वैलिड रहता है चेक का, दे दीजिए। 3 महीना निकल गया तो गया। एक जनरल एंट्री तो हो जाएगी ना, एक जनरल एंट्री हो गई, वो नहीं किया हम उसके लिए भुगतान थोड़ी ना होंगे। क्या बात है, वो नहीं बजाया हमको भुगतान करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर से अच्छी चीज कर दी, बहुत ज्यादा बता दिया। Now they are saying
you can take loan 6 lakhs तक. Why? Other condition क्या है? You have to file the data to the ROC as they will be prescribing. This is not DPT4 you are required to file. They are saying as in the manner they will, but they have not come out with the rules for that. यदि वो लोग यही बोल देते हैं कि DPT3 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, DPT3 फाइल कर देंगे, लेकिन अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं. नाउ ये रूल आया 5 जून से. उससे पहले हम लोग कितना लोन ले सकते थे, एक उसके अलावा क्या प्रोसेस था लोन लेने का. कैन एनीबडी से मी, क्या प्रोसेस था लोन लेने का? एनीबडी कैन ट्राई प्लीज. मैं ये पूछ रहा हूँ सर, एक कंपनी को लोन लेना है, उसका प्रोसेस क्या है? सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2, इसको यदि हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोसेस पता लग जाता है. क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सो जिस दिन से कंपनी एक्ट आया उस दिन से एक रूल प्रिस्क्राइब हुआ था. उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अप टू 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल लोन लेने का अलाउड था. सो हम लोगों की 5 लाख की कंपनी, पेड अप की कंपनी थी, 1.25 लाख रुपया तक मेंबर से लोन लेना अलाउड था. और उसके लिए प्रोसेस क्या था सर? उसके लिए प्रोसेस था कि एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, उस सर्कुलर को आरओसी में फाइल करना पड़ेगा. 15% जो है we have to, there is some technical, ये आवाज में कुछ खड़खड़ाहट हो रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर. उसके लिए था 15% we have to keep in reserve, we have to take the deposit insurance, and we have not defaulted in anything, any payment of earlier deposit. ये क्लॉजेस A to E में है और सबसेक्शन 2 में रिजोल्यूशन पास करने का प्रोविजन है. इस प्राइवेट लिमिटेड का और एक और क्लॉजेस है F. इसमें बोलता है कि यदि हम लोन ले रहे हैं और कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देन वी हैव टू राइट कि ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है. लोन इज ऑल्सो डिपॉजिट. सो आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट में यू कैन टेक लोन for 6 months to 3 years only. The period of loan can be 6 months to 3 years only. उससे ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते हैं. Planning can be, we can insert some renewal clause, but document में 3 years का maximum period होना चाहिए. You cannot take loan which is repayable on demand. Then the interest which you will be paying, जो उस पे इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो 12% से ज्यादा का नहीं कर सकते. कम लोअर साइड में कुछ भी हो सकता है, उससे कम करेंगे 12% या 12% से ज्यादा. क्यों? रूल में ये लिखा हुआ है कि आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जितना मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब किया है, आरबीआई ने 12% एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब किया है. तो 12% से ज्यादा का
इंटरेस्ट आप पेमेंट नहीं कर सकते। अब जो एग्जाम्पशन आया है, एग्जाम्पशन में क्लॉज A to E को ही एग्जाम्प्ट किया है। तो रिजोल्यूशन पास करना जो सबसेक्शन 2 में है, और ये यहाँ जो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है उसमें अनसिक्योर्ड लिखना, इससे एग्जाम्पशन नहीं है, ये हमको करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करेंगे, वो जो 12% वाला है वो डिपॉजिट रूल्स में दिया हुआ है, वो हमको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। पीरियड जो 6 महीने से 3 साल का होना चाहिए वो डिपॉजिट रूल्स में लिखा हुआ है, वो हमको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इन द होल एग्जेम्पशंस आया है केवल A to D के रेस्पेक्ट में। सो हमको यदि प्राइवेट कंपनी से लोन लेना है तो रिजोल्यूशन तो पास करना ही करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 12% से ज्यादा नहीं दे सकते, लोन का एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो 6 महीने से 3 साल के भीतर का ही पीरियड होना चाहिए। हाउएवर वी कैन प्लान बाय इंसर्टिंग द रिन्यूअल क्लॉज, और उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि ये अनसिक्योर्ड है। सो अदर कंडीशंस जो रूल्स में प्रिस्क्राइब हैं वो हमको फॉलो करने ही करने हैं। सो प्रोसीड्योर क्या हुआ सर? फुल प्रोसीड्योर, एक रिजोल्यूशन पास होना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड है ये लिखना पड़ेगा, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट एक एग्रीमेंट होगा, उसमें टेन्योर ऑफ डिपॉजिट और 12% से कम का ही इंटरेस्ट या 12% तक का ही इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन क्या? ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन? नो, जनरल मीटिंग। जनरल। हाँ, यस। सर, यदि आप बॉडी कॉर्पोरेट से लोन ले रहे हैं तो जो बॉडी कॉर्पोरेट लोन देगी उसका सेक्शन 186 फिट करेगा। सो आप बॉडी कॉर्पोरेट यदि मेंबर है उससे लोन ले रहे हैं तो यू हैव टू हैव द मिनिमम गवर्नमेंट यील्ड 9% at least, that should be there. और अदर मेंबर से it could be interest free, but how you will justify कि what is the but you can justify by कि ये मेंबर जो हैं ये प्रमोटर हैं, प्रमोटर कोटा के मेंबर हैं, and they want to forgo the interest, that kind of letter if you give directors से क्या taking interest free होगा। अब कंपनीज एक्ट इतना हार्श हो गया है, now we are examining each and every aspect कि कोई एस्पेक्ट छूट नहीं जाए, because omission is also fraud. So we try to be extra cautious by interpreting anything. Now articles of association, they are saying जनरल मीटिंग के प्रोसीड्योर के रेस्पेक्ट में सेक्शन 101 to 107 and 109 is applicable. 101 is relating to length of the company. ये जनरल मीटिंग के रेस्पेक्ट में है सारे सेक्शन। They are saying if articles provide otherwise, then these sections are exempted. So you have to amend your articles and say कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके रेस्पेक्ट में मेरे कंपनी में ये प्रोविजन रहेगा। Then article will prevail over section 101 to 107. यदि आर्टिकल्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर तो हम बेनिफिट नहीं ले सकते इस सेक्शन का। सर
ये जो सेक्शंस हैं SS2 में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने इशू किया है। SS2 has been prescribed under section 118 का subsection 10 and those are mandatory for all company। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, those requirement are more strict than what is provided under these sections। The question is, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जब इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट है कि उससे कम स्ट्रिक्टर जो प्रोविजंस है उससे एग्जेम्प्ट करने का, तो क्या मोर स्ट्रिक्टर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? इन माय ओपिनियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो SS2 is more stricter than this, so that this would not be applicable। MGT 14 are required to be filed for certain board resolutions। इस साल हम लोग डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के लिए MGT 14 नहीं फाइल करेंगे। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन, उसके लिए एग्जेंशन आगे ही आ गया था। उसके बाद नाउ दे आर सेइंग, हम लोग ने लास्ट ईयर 5 जो रिजोल्यूशन का एक बनाया था, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, दैट डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनी इज मेकिंग, लोन टेकिंग, लोन गिविंग। इन एक्टिविटीज के लिए 179(3) में जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, दैट दोज वेयर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। नाउ दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, क्योंकि ये एग्जेम्पशन आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्पेशल रिजोल्यूशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। स्पेशल रिजोल्यूशन आर स्टिल रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। इसके अलावे 42 में या 162(1)(c) में रिजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी है, उस सेक्शन में प्रिस्क्राइब यदि है 42 में, तो दोज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। So other resolutions are still required to be filed। हम लोग वेट कर रहे थे और उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है 1% कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का, स्मॉल कंपनी का एंड कंपनी प्राइवेट कंपनी में 100 करोड़ से लेस का पेड अप कैपिटल। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग अनलिमिटेड ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हैं। हम लोग 30 तक ही साइन कर सकते हैं एज पर द ICAI गाइडलाइंस। सो that 30 includes 1% company, government company and small company and private limited company with less than 100 crore also। The 30 limit is as per the ICAI guidelines। So institute can take data from MCA, इसने कितना ऑडिट रिपोर्ट साइन किया, और they can issue the notices। जैसे उन्होंने टैक्स ऑडिट के रिस्पेक्ट में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने रीजन और अदर रीजन के हैं, सो वो नोटिस ऑलरेडी चला गया है और दे विल गेट DC एक्शन। सर एक पार्टनर नहीं की ऑडिट साइन कर सकता है? कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में ये लिखा हुआ है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन अलाउ ए पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ। तो ऐसा हो सकता है ऑडिट उस पार्टनर ने की हो एंड आई एम अलाउइंग माय पार्टनर टू साइन ऑन माय बिहाफ। सेक्शन 160, सर एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हो सकता है यदि आर्टिकल में प्रोवाइड किया हुआ है। तो आर्टिकल में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के पावर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं दिया हुआ है तो वो भी बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता। इसमें हम लोग बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट गलती कर रहे हैं और वी आर अपॉइंटिंग डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग ऑन रेगुलर डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग। 152 बोलता है कि डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड ओनली इन जनरल मीटिंग, हाउएवर एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन द एक्ट। सर उसमें यदि नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो प्रोविजन था कि एक मेंबर एक प्रपोजल करेगा और 1 लाख रुपए का डिपॉजिट का जमा करने का प्रोविजन था और 14 डेज का एटलीस्ट नोटिस का प्रोविजन। नाउ दे आर सेइंग ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट, बट राइट टू प्रपोज टू ए मेंबर दे कैन नॉट waive because this is provided in the notification, the right interest of the member to be made. So सबसे पहले इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए we have to write in the article कि proposal can be made by board of director or any member। तो मेंबर का भी राइट हो गया। उसके बाद में नाउ proposal can be made by the board of director or any member। 1 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा इट इज अदर। और पुराने केस में किसी ने नहीं दिया हुआ है 1 लाख का जो चेक कैंसिल हुआ है उसके अकाउंट में कैंसिल चेक कोई ना कोई नंबर होगा, वो चेक हम लोग लिए थे और वापस कर दिए, बैंक में जमा नहीं किए। ऐसा भी कर सकते हैं। आई थिंक इट इज अलाउड। मीडियम ऑफर्स कॉर्पोरेटिंग कंपनी जब वो 500 रुपीस की बात की अकोमोडेटिंग लीजिए आई डॉक्यूमेंट सीएस which are की सर्जन से नहीं is there any notification talking with the CS sir talking with the sir my opinion talking with the CS is not CS it has happened in the AGM it could not be appointed as a okay as a ठीक है। So 1 lakh rupees has been waived. it has to be clear 1 lakh rupees has been waived. The 14 days का period is waived. I'm saying that it was not waived, everybody was advising to take the check and cancel। Okay. So I'm just saying that it has happened in the AGM Okay, sir. 500 rupees की बात की ना because the check was attached with the proposal Okay. वो से it cannot be appointed। Okay sir. So 14 days 1 lakh has been waived, but we can provide in the article कि member can propose or director can propose. So private limited company can regulate. Yes. 5 जून से नहीं। Now once Section 25 का she had dealt with the exemption notification. You must have gone through that. 162. Appointment of directors to be voted individually. This has been waived. Now what they are saying, 2 डायरेक्टर का एक ही रिजोल्यूशन में we can appoint. So अलग अलग रिजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं। Now इन सारी एक्टिविटियों के लिए जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत थी। They are saying दिस सेक्शन इज एग्जेम्प्टेड। अब क्या हुआ कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दिए या इन सर्टेन केसेस जहां पे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर इज आल्सो अलाउड वो कर दिए तो वी कैन डू दिस एक्टिविटी। इवन सच एक्टिविटी इज सेलिंग और लीजिंग पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग। सो इन एक्टिविटियों के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन इज इनफ फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इवन गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ पेड कैपिटल रिजर्व्स। Yes, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 181C। सो 181C में क्या था? ये 181C है सर। 1C में था यदि आप 12 सितंबर 2013 के बाद में 1 रुपया भी लोन पे लिए तो आपका ऑलरेडी लोन जो लिया हुआ था दैट वाज एक्जिस्टिंग, वो 5 लाख और 1 लाख फ्री नहीं, 6 लाख से ज्यादा का था।
you cannot take without passing the special resolution. और आपने वो स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल ही नहीं किया है बहुत लोगों ने, so you are in problem. And if you are not reporting in audit report, then auditor is also in problem, because omission is also. But you say कि इसलिए तो जब बोर्ड रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं होती, बाय सर्कुलेशन कहाँ से जाएगा? वो ठीक है नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन वाज रिक्वायर्ड बिफोर. So now special resolution is not required for private limited company borrowing exceeding paid-up capital reserves. Yes. And it's तो इसके लिए एनबीएफसी कंपनी को भी क्या एनबीएफसी कंपनी एनबीएफसी इज सेपरेट. अब टाइम इज ऑलरेडी मैंने 10 मिनट से ज़्यादा एक्सीड करके जो चीट टिका आ गया है आपसे सेपरेट बात करेंगे. 184(2) खत्म कर देते हैं, लास्ट 2-3 स्लाइड है. डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्टेड. प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो उसका रिलेटिव था, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग, मीन्स ही कैन नॉट वोट. तो हस्बैंड वाइफ कंपनी में प्रॉब्लम हो रही थी. नाउ दे आर सेइंग यू डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट, you can participate, means you can vote also. Now section 174 has not been exempted. 174 is relating to the quorum. So can we say husband wife company में जो दोनों husband wife director हैं, यदि quorum is not present, the answer is no, because this interested director means interested director as per section 184. जब सेक्शन 184 ही एग्जाम हो गया है, तो इसका मतलब जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर का डिफिनिशन एज पर 174 इज एज पर 184, सो वो भी सेक्शन एग्जाम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 174 में ये लिखा हुआ है इंटरेस्टेड डायरेक्टर मींस इंटरेस्टेड डायरेक्टर एज पर सेक्शन 185 we have covered the buyback of shares में. 184(2) ordinary resolution. They are saying interested members previously were not allowed to vote. Now interested member can also vote. So private limited company में जो related person होते थे, वो interested होते थे, इन मेंबर्स कैपेसिटी वो भी वोट नहीं कर पा रहे थे. नाउ देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी में केवल सबसेक्शन 4 एंड 5 का एग्जेम्पशन है. इफेक्ट क्या हुआ कि वी हैव द इफेक्ट इज कि we are not required to take approval from the central government यदि profit is insufficient or you want to pay more, that board resolution also is not required, but MR1 is required to be done. Now the question is exemption is also applicable for subsidiary of public company? In my opinion, if we go to section 271, उसके प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज which are subsidiary of public limited company are deemed public limited company. ये 271 का प्रोविजन में लिखा हुआ है. नाउ द क्वेश्चन इज क्या एग्जेम्पशन उन कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है? इन माय ओपिनियन है. क्यों? इसलिए सर ओपिनियन है, इस नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि these are exemptions to private limited company which are not subsidiary of public limited company. और ये exemption है तो statute wants to provide some benefit or we will take the lenient in construction, lenient interpretation of these section. So they are not mentioning that these are not applicable for companies which are not subsidiary of public company. In my opinion, these exemptions are also applicable for companies which are subsidiary of public limited company. With this, I would happy to take the questions if any from the members.
एजीएम में अपॉइंट नहीं हुआ था, वही तो आर्टिकल है सर, उसको पढ़िए। एक आर्टिकल आपको प्रिंटआउट में मिला होगा। इफ यू गो थ्रू दिस, मेरा क्या लॉजिक है, सेक्शन 139(10) ये बोलता है ऑडिटर विल, आगे जिनको जाना जाने। 139 क्या हुआ? ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड, ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड, नाउ वी आर सेइंग दे कैन नॉट कंटिन्यू। 139(10) में क्या बोलता है? 139(10) में ये बोलता है, ये एक डीमिंग प्रोविजन है, और ये प्रोविजन ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था, नया इंसर्शन हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जब किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ एजीएम में, अंडर सेक्शन 139(10) लॉ इज इन्फोर्सिंग द एग्जिस्टिंग ऑडिटर टू कंटिन्यू अंडर सेक्शन 139(10). So it is not the auditor or the company wants to continue them. The law is enforcing to continue. Second thing, such auditor is not appointed auditor, and the disqualification is applicable for auditor who has been appointed. So such type of auditor are not auditor who is appointed. So disqualification is not applicable for those auditor who are continuing. It will be applicable for auditor who are appointed. और जो लास्ट एजीएम में अपने साथ में हुआ, those auditor are not appointed. In my opinion, disqualification is not applicable for such type of auditor, and they can continue. But this is my view. How about ADT filing then? Then in that case, no auditor is appointed, so we will not file any ADT 1. This is, but personally I am saying, this is my opinion. Different experts have different opinion. Please take your call and accordingly you decide. Now, यदि वो ऑडिटर अपॉइंटेड नहीं है, आप जब उसका फॉर्म अपलोड करेंगे, वहां पे ऑडिटर का फाइलिंग का SRN नंबर पूछेगा। उस केस में अपने पहले भी करते थे Z999 करके, यदि नहीं था तो वो केस में अभी भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। दिस इज माय ओपिनियन। सर इसमें फर्क क्या है कि अभी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए दिया जाता है, पहले 1 साल के लिए हुआ करता था। तो अब द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग सच ऑडिटर विल कंटिन्यू। अब नेक्स्ट एजीएम आएगा, उसमें फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। अब उसमें दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, देन न्यू ऑडिटर के लिए ADT 1 फाइल कर देंगे। If the same auditor continues, तो उसके लिए यदि कोई ऑडिटर अपॉइंटमेंट ही नहीं होता तो he will continue. So we don't. I don't think that we require to file ADT 1. But I am waiting for MCA clarification on this. If MCA issue a clarification on this, that would be of great help. But as far as my interpretation is concerned, I am clear that disqualification is not applicable for auditor who is appointed under section 139(10), who is continuing under section 139(10). Why such type of provision is inserted? Sir, ordinary resolution, ordinary business क्या पास करने पड़ते हैं? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस पास करने पड़ते हैं। यदि ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ तो एक बिजनेस पास नहीं हुआ, उसके कारण से एजीएम कंक्लूड नहीं हुई। सो लॉ का ये इंटेंशन है कि हम एक ऐसा प्रोविजन लाएं जिससे वो ऑडिटर कंटिन्यू कर सके, ताकि वो बिजनेस कंप्लीट हो सके। लॉ का ये इंटेंशन है कि वो बिजनेस जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का है उसको कंप्लीट करने का। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
Sir, I got one question. In some auditors, EDT 1 is fine for more than 20 companies with the assumption that the exemption will come. Now it has come from 5th June, but what about the EDT 1 fine? Because I know some my friends in Bombay, they fine for the 30-40 companies. They say the exemption is to come, but now it's effective from Now, 5th June onwards, na? Sir, now as I have already told, if the ROC, what they will do, if the ROC issues so cause notice, then they will reply कि what is the scheme of law before that, what was the committee का, ये सब exemption आने का था, so it will be of retrospective effect. If ROC यदि do not take, then we will further accordingly go. ICA can take any action if it is more than 30. Yes. Yes. ICA, in my opinion, ICA must take the action. ICA must take the action. Even the provision should be कि जैसे ही 30 से ज्यादा अपलोड हुआ, एक अलर्ट चल जाए ICI में, इंफॉर्मेशन, हाँ एक अलर्ट चल जाए और हाँ that type of system should be developed in my opinion. ICI के पास में इंफॉर्मेशन है, you must be aware of 8 crore rupees they are going for the bank debt. Sir, हम dispute कर, sir please I think don't. we'll stick to the questions, and I would like to have the last question for the speaker, please. What about the rotation of the auditor? Rotation provision, please. Yes, क्या? उसमें क्या? After this question, you will be asking, that will be the last. क्या बोलना? Just only for the beyond 5 years and all that. I mean the Sir, provision. कुछ कंपनियां हैं जिसमें रोटेशनल एप्लीकेबल है, अदर कंपनियों के केस में रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है. उस केस में 5-5 साल करके वी कैन अपॉइंट फॉर अनलिमिटेड टाइम्स. नाउ फॉर बिग कंपनीज रोटेशन इज एप्लीकेबल. So what is the harm? ठीक है? Last question, please. आपका वो गौरव जी आप है क्या? ओके. डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है. अगर कोई एसेट्स का डेट ऑफ परचेज अपने को नहीं मिल पा रहा है या ओरिजिनल कॉस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए कि अपने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते? सर उस केस में हम लोगों को WDB एज ऑन 1/4/2014 मालूम है. उसका टेक्निकल एक्सपर्ट से हमको ये एस्टिमेट करना चाहिए कि उसका लाइफ कितना रिमेनिंग है और जितना WDB बचा हुआ है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट करना चाहिए. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में टेक्निकल एक्सपर्ट लेने कैसे जाएंगे? सर आप उतना भी नहीं करेंगे तो मैं जादू की छड़ी नहीं दे सकता. सर एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया था कि 1/4/2014 के पहले जो भी डिपॉजिट है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. उसके लिए DPT 3 फाइल करना है, क्योंकि उसके लिए DPT 4 तो हम लोग फाइल कर चुके थे. DPT 4 फाइल कर दिए, विद इन टाइम आपने रिपेमेंट कर दिया. विद इन टाइम रिपेमेंट कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है. विद इन टाइम यदि रिपेमेंट नहीं किया है, शायद एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें जून का भी टाइम था, अब उतना भी टाइम तक नहीं रिपेमेंट करना है तो दैट विल बी डिपॉजिट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यू हैव एक्सेप्टेड अ डिपॉजिट और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वी हैव टू फाइल द DPT 3. एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट जो होते हैं उसमें डिपॉजिट जो है 1 लाख का वो एप्लीकेबल होगा. एग्जाम्पशन आ गया ना सर. एडिशनल डायरेक्टर के केस में ठीक है सर. हाँ सर. और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आई विल टेक माने आफ्टर ये हो गया तो हम लोग वी कैन टेक ये माने ऑफिशियली इट इज लास्ट क्वेश्चन. आप लोग पूछ सकते हैं. 10-15 मिनट हम लोग बात करेंगे. हाँ सर जैसे ही किसी एसेट को परचेज करने के उसका रिमेनिंग लाइफ में बचा हुआ है, जैसे किसी एसेट को परचेज में पहले का रिमेनिंग लाइफ में बचा हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट न्यू WDB रेट. तो दैट WDB रेट इज फिक्स्ड फॉर द रिमेनिंग लाइफ और इट शुड बी चेंज. यस इट विल फिक्स फॉर रिमेनिंग लाइफ. उसी के हिसाब से करना. एक बार कैलकुलेट कर लिए रेट विल बी फिक्स अनलेस वी रिवाइज आवर एस्टीमेट. Thank you all of you for having a very good participation, and I can understand the efforts, the energy the learned speaker has been giving for solution of your queries and addressing and patiently, and he says still after this for 10-15 another minutes will be there. I think he deserves a big round of applause from all of us.
and you will find in this folder a CD which has many utility items in respect to Companies Act, including a depreciation calculator also. And I request Mr. Parekh, please come so that we can give a memento. Thank you. And Madhavji is our Vice President. He will give a vote of thanks. Kindly join me. The first speaker was CS Abhijit Nagi. She has left. So, in her absence, I would request all of you to kindly join me to give her thanks. Now, Nitesh Ji more, I don't think I need words to speak. I am in a loss. You see, I was just recalling myself when I appeared for the first time before the Company Law Board 1956, when I started studying something confusion. Now we have that in memory. In computer language, that memory has to be erased, and 2013 Companies Act has to be learned. For at this age, how difficult it is, the youngsters can understand. The critical analysis made by Nitesh is excellent, and I'm sure everybody must have been benefited. I would request all of you to give him standing ovation with a vote of thanks. The sponsor to this program was mysociety.info. A great thanks to the sponsor as well.